हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। मैं वाडिया सर सीबीएसई वाले बच्चों के लिए कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेकर आया हूं बच्चों। फिजिक्स के क्लास 10th के बच्चों के लिए ये क्वेश्चंस हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी बच्चों। तो ये जो सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th की, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के लिए फिजिक्स के, मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ बच्चों। अगर आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो मेक श्योर आपका फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो इस सीरीज़ के अंदर अपन कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें अपन क्या क्या कवर करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर, इस सीरीज़ के अंदर हम सबसे पहले इसके अंदर अपन हर तरह के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसमें जो आपका नया सीबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न आया है 10th क्लास का, उसके अकॉर्डिंग आपके पेपर के जो पैटर्न है वो बनेंगे इसमें, मतलब उस अकॉर्डिंग आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें कवर होंगे। जैसे कि आपके पास अब इस सेशन के अंदर अपन को क्या क्या मिलने वाला है वो अपन देख लेते हैं एक बार। वह तो सबसे पहले तो इसमें अपन को जो मिलेगा, एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आपको इसमें करवाने वाला हूँ, ठीक है। ये जो सीरीज़ होगी बच्चों, ये सैम्पल पेपर वाइज होगी। ये मैं आपका पहला सैम्पल पेपर ही अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद आपको सेकंड, थर्ड सैम्पल पेपर इस तरह से मिलते रहेंगे। तो इसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे और केस बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चन होंगे। तो ये सीबीएसई वाले बच्चों के लिए कंप्लीट पैकेज है। आप इसको देखें और काफ़ी कुछ सीखें ताकि आपका पेपर अच्छा हो। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप इस सेशन को एंजॉय करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा आपके पे। चलिए देखते हैं, मैं आपको कुछ टाइम देता हूँ, 30 सेकंड्स में हमें करना है, ज़्यादा टाइम अपन नहीं देंगे इसमें। तो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं सेशन को और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, देखो 30 सेकंड्स में हो जाना चाहिए ये। अ कंप्लीट सर्किट, हमारे पास क्वेश्चन जो यहाँ पर गिवन है वो क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन हमें कहा गया है कि अ कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट ऑन फॉर अ सेवरल टाइम। कहने का मतलब एक सर्किट को ऑन कर दिया जाता है कुछ मिनट्स के लिए, ठीक है, ऑन करके उसे छोड़ दिया जाता है, जिसके अंदर कॉपर वायरिंग यूज़ की जाती है टू बिकम हॉट। और ये देखा जाता है कि करंट फ्लो करने की वजह से वायर जो है वो हॉट हो गया है। ये क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। एज द टेम्परेचर ऑफ वायर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर। आपसे पूछा है यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ध्यान देखना, इसमें अपने को करना क्या है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं बच्चों, तो हम जो वायर ले रहे हैं वो कॉपर ले रहे हैं, और कॉपर एक कंडक्टर है। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ कंडक्टर, मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें अच्छे से क्लियर कर दूँ। इन केस ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो, ठीक है। अगर ये इंसुलेटर होता, इन केस अगर ये इंसुलेटर दिया जाता, तो उस केस में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है बच्चों ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए जो आपको याद रखना है कि कंडक्टर के केस में अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है देन रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। अगर इंसुलेटर हमें गिवन होता है देन रेजिस्टेंस विल डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। देन इन केस ऑफ सी ऑप्शन इज द राइट चॉइस। तो जिसका आंसर सी होगा वो मजे आ गए उसके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सोचना है। ये मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का था, ये क्वेश्चन मैग्नेटिज्म का है। 30 सेकेंड अगेन ट्राई कीजिए स्क्रीन पोज करके। देन चलिए अब आंसर देखते हैं अपन। अ कॉपर वायर इज हेल्ड बिटवीन पोल्स ऑफ मैग्नेट, द करंट इज इन वायर कैन बी रिवर्स, ठीक है। यानी कि इसके अंदर एक करंट फ्लो हो रही है। लेट सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। हमें कहा गया है करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया जा सकता है। द पोल ऑफ द मैग्नेट कैन ऑल्सो बी चेंज ओवर, यानी कि जो मैग्नेट के पोल हैं वो भी बदले जा सकते हैं, ये क्वेश्चन में कहा गया है। हाउ मेनी ऑफ द 4 डायरेक्शन शोन कैन द फोर्स एक्ट ऑन द वायर। हमसे पूछा है फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। 4 डायरेक्शन हमें यहाँ पर गिवन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ध्यान दें, मान लेते हैं अगर करंट की डायरेक्शन हमारी ये है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे कहाँ से होगी बच्चों, नॉर्थ से साउथ हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्लो होती है, याद है, नॉर्थ से साउथ। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। करंट अगर इस तरफ फ्लो हो रही है तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट फ्लो होंगे, तो वेलोसिटी हमारे पास इस तरफ होगी।
तो V इस तरफ है, B इस तरफ है, तो हम राइट हैंड जो हमारा राइट हैंड पाम रूल होता है हम उसे यूज़ करेंगे। क्या कहता है रूल? राइट हैंड को स्ट्रेच करना है V की डायरेक्शन में, ठीक है, कर्ल करेंगे B की डायरेक्शन में, तो जो हमारा फोर्स है वो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो इस केस में जो आंसर है बच्चों, इसमें एक्चुअली नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन हो सकती थी, ठीक है, पर इसमें क्योंकि क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन मेंशन नहीं है, करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू बदलती है, तो आप ये ध्यान रहे, हालांकि क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन देनी चाहिए थी अपने को, है ना। तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, जहाँ से मैंने लिया है वहाँ पर भी ये ऐसा ही लिखा हुआ था। तो इसमें ध्यान रहे नॉर्थ और साउथ दोनों आंसर हो सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसे कैलकुलेट करते हैं। राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, V के अलॉन्ग स्ट्रेच करेंगे, यानी कि जिस तरफ हमारी करंट फ्लो हो रही है, या आप इसको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से भी कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा। साउथ डायरेक्शन इसका आंसर आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा सा अपन फास्ट करते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड्स अ वायर हैविंग अ डायमीटर D एंड लेंथ L एज शोन अबव। अ रेजिस्टेंस डिक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ वायर वुड बी प्रोड्यूस बाय इंक्रीज इन। देखो हम रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना चाह रहे हैं, तो वो पूछना चाह रहा है क्या इंक्रीज करें। अब देखो हम जानते हैं जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेकिन वो रेजिस्टेंस को चाहता है डिक्रीज करना, तो लेंथ तो नहीं हो सकती। चलो दूसरी हम बात करें, जो रेजिस्टेंस होता है हमारा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। एरिया को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, तो डायामीटर को इंक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि जो इसका डायामीटर है जनरली ये एरिया हो जाएगा, तो एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कुलर है ये, तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सही है बात, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो D/2 हमारा आर हो जाएगा। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर डायामीटर को चेंज करके आप ये काम कर सकते हो। थिकनेस से हमें कोई मतलब नहीं है, टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर के केस में तो इंक्रीज होता है रेजिस्टेंस और इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अभी भी बात करके आए अपन इलेक्ट्रिसिटी का, ये क्वेश्चन है भाई साहब, पूछने का तरीका बदल दिया, रिश्ता वही सोच नहीं, ठीक है। तो इसमें B ऑप्शन इज़ द राइट चॉइस। क्लियर हो रहा है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ बच्चों, आपके लिए मज़ा आ जाएंगे अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हो, तो ऐसे आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस सीरीज़ में मिलने वाले हैं। तो सीरीज़ को छोड़े ना और क्वेश्चंस को करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, इसके नोट्स भी बना के रखें साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स करेक्टली डिस्क्राइब द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर के अक्रॉस, देखो हमारे पास एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, देखते हैं क्लिक होना चाहिए फटाक से, नो वेट, ऐसी चीज़ों में वेट नहीं करते बच्चों, फटाक से क्लियर करना है। कौन सर्कुलर मतलब स्ट्रेट वायर है तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये तो मजाक था। अब आ गए अपने एसएसएन रीजन टाइप, हर तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ बच्चों, हर तरह के जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है हर तरह से। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है एसएसएन रीजन का। एसएसएन दिया हुआ है ऑन फ्रीली सस्पेंडिंग करंट कैरिंग सोलेनॉइड इट्स कम टू रेस्ट इन जियो नॉर्थ का मतलब हो गया बच्चों यहाँ पर ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। कहने का मतलब अगर हमें करंट कैरिंग सोलेनॉइड को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है, ये एसएसएन कहना चाह रहा था। चलिए रीजन भी पढ़ लेते हैं। रीजन कहना चाह रहा है वन एंड ऑफ सोलेनॉइड बिहेव लाइक नॉर्थ पोल एंड द अदर बिहेव्स लाइक साउथ पोल जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। देखो दोनों चीज़ें करेक्ट है, जो हमारी सोलेनॉइड होती है ये भी एक बार मैग्नेट की तरह ट्रीट करती है। फ़र्क इतना सा होता है बच्चों, बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म है वो परमानेंट होता है, ये भाई साहब सोलेनॉइड जो है ये टेम्पररी होती है। दोनों एक ही चीज़ है, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों के पास होते हैं, इसीलिए वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। तो भाई साहब एसर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जोर से बोलो, ए ऑप्शन। क्या बात करती है यार, मज़े आ रहे हैं ना, मज़े आ रहे हैं ना। देखो अच्छे बच्चे को लगेगा कितने अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं सर, और ज़्यादा अच्छे बच्चे को लगेगा सर क्या करा रहे हैं, समझ में तब भी नहीं आ रहा, तब भी नहीं आ रहा ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट, बहुत इजी क्वेश्चन है
और आपको इस तरह से इनको कंप्लीट करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास सेशन 2 आ गया है। अब स्टेज 2 पर अपन आ गए हैं। स्टेज 1 हमारी हो गई है, सैम्पल पेपर 1 की है ये। स्टेज 2 पर अपन आते हैं। स्टेज 2 जो है हमारे पास वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब आपसे कहा गया स्टेट द फिनोमिना ऑब्जर्व इन द गिवन डायग्राम, एक्सप्लेन विद द रेफरेंस ऑफ द डायग्राम विच ऑफ द टू लाइट्स मेंशन अबव विल हैव हायर वेवलेंथ। देखो हायर वेवलेंथ हमारे पास किसकी होती है, जनरली जब हम पैटर्न बनाते हैं तो VIBGY मतलब OR इस तरह से हमारी वेवलेंथ होती है। तो ये इस फॉर्मेट में कलर डिवाइड होता है, पर उसने सिर्फ आपको 2 ही कलर दिए हैं क्वेश्चन में। ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। तो उसने ब्लू लाइट दी है और एक येलो लाइट दी है। पूछा है किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। तो ध्यान रहे जब अपन ऊपर की तरफ चलते हैं रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो येलो कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी यहाँ पे। तो जिसमें डेविएशन कम होता है उसमें की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, सीधी सी बात है। तो आपको एक कंसेप्ट ध्यान रखना है। देखो इस सीरीज़ को चालू करने के पीछे मेरा मोटिव इतना सा है, आपको कुछ ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में दूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। आप उस चीज़ को समझो, क्वेश्चंस ईजी हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ कुछ जुड़ा कंसेप्ट भी अपने को सीखना है, तभी तो मज़ा आएगा। तो इसमें येलो लाइट आंसर है। उसने पूछा है किसकी ज़्यादा होगी, तो हमारा आंसर होगा येलो। अच्छा, इसके अलावा कोई और कलर भी दिया होता है इसके ऊपर तो ऑरेंज या रेड, वो हमारा आंसर होता। बट उसने पूछी है किसकी हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट येलो की है, लोएस्ट अगर वो पूछता तो ब्लू की होती। क्लियर हो गई बात। बेसिक सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आता है ये। अब बताओ इसके 2 नंबर हैं, फ्री फोकट के नंबर है भाई सब CBSE में, डरने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू यूज 2 आइडेंटिकल प्रिज्म सो दैट a narrow beam of white light incident on one prism emerged out to the second prism as a white light। हम चाहते हैं कि 2 आइडेंटिकल प्रिज्म लें, वाइट लाइट इंसिडेंट कराए और रिजल्टेंट भी वाइट ही मिले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेशन करेंगे। डायग्राम मैंने लगाया है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, ठीक है, बनाना नहीं पड़े इसलिए थोड़ा बहुत तो चलता है, पर ये इस तरह का डायग्राम को बनाना पड़ेगा। ये हमारा प्रिज्म 1 है, ये हमारा प्रिज्म 2 है, दोनों को हम अपोजिट फेज में लगा देंगे। तो पहला प्रिज्म क्या करेगा, वाइट लाइट को डिस्पर्स कर देगा 7 कलर्स में, ठीक है। और जो सेकंड प्रिज्म है बच्चों, वो क्या करेगा, इन लाइट्स को वापस कन्वर्ज कर देगा, तो हमें वापस वाइट लाइट मिल जाएगी। तो वो पूछना चाह रहा था कैसे कर सकते हो, तो हम कह सकते हैं 2 प्रिज्म को इन्वर्टेड पोजीशन में रख के हम ये काम कर सकते हैं आसानी से। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, सैम्पल पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ें। देखो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मैं लेकर आऊँगा आपके लिए, भी देखते जाओ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपन। रोहित वॉन्ट्स टू हैव एन इरेक्ट इमेज। रोहित एक इरेक्ट इमेज बनाना चाह रहा है भैया। रोहित क्या चाहता है, रोहित चाहता है कि मैं इरेक्ट इमेज बनाऊँ, ठीक है, मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ यहाँ पे रोहित के नाम पे। तो रोहित चाहता है कि मैं एक इरेक्ट इमेज फॉर्म करूं। हमने कहा ठीक है भाई कर ले। वो एक कन्वर्जिंग मिरर, अच्छा किससे बनाना चाह रहा है, तो कन्वर्जिंग मिरर। ध्यान रहे बच्चों, कन्वर्जिंग मिरर का मतलब, मेरा मतलब यहाँ से कन्वर्जिंग का मतलब कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव, ये ध्यान रखना। कन्वर्जिंग मिरर हमारा कॉनकेव मिरर है, ओके। तो ये कॉनकेव मिरर है। फोकल लेंथ हमें दे रखी है उसकी, तो ध्यान रहे कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ये ध्यान रखना है, यही चीज़ तो अपने को याद रखनी है। तो फोकल लेंथ हमारे पास -40 है। चलिए इरेक्ट इमेज बनाना चाहता है वो, इरेक्ट इमेज बनाना चाहता है मतलब इससे कौन सी इमेज बनाना चाह रहा है, वो वर्चुअल इमेज बनाना चाह रहा है, क्योंकि वर्चुअल इमेज ही तो इरेक्ट होती है कि नहीं, सही बात है ना। वर्चुअल इमेज ही तो इरेक्ट होती है, तो वो वर्चुअल इमेज ही बनाना चाह रहा है। क्लियर। तो वर्चुअल इमेज बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस बिटवीन P एंड F। भैया P और F के बीच रखना पड़ेगा। F है 40 पे, तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 0 से तो बड़ी होनी चाहिए और -40 से छोटी होनी चाहिए। तो 0 से 40 के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। तो वो पूछना चाह रहा है रेंज ऑफ डिस्टेंस वेयर ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट
कैन बी, अब ये आंसर लिखने का तरीका है आपका, ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड बिटवीन 0 to 40 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। क्लियर, ये आंसर हो जाएगा आपका। अगेन ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका। अब देखो आप कितने इजी इजी क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। चलिए आगे बढ़ें। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित वांट्स टू, वही क्वेश्चन वही है, रे डायग्राम बनाना है हमें इस सिचुएशन के लिए। तो रे डायग्राम आप बना लें। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, अच्छा सॉरी मिरर बनाना है ना मैं तो, सॉरी। तो ये हमारा मिरर हो जाएगा, कॉनकेव मिरर बन गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये हमारा एफ हो गया। पी और एफ के बीच में हमें ऑब्जेक्ट को रखना था। तो ये हमारे पहली रे जो है ये कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। आपको बेटा ये स्केल से बनाना है, ठीक है, मैं तो एक आर्बिट्री बना रहा हूँ। तो ये कुछ इधर चली जाएगी, तो ये इधर पीछे की तरफ जाके मिलेगी। तो ये इस तरह से हमें डायग्राम फॉर्म करना था। तो यहाँ पर जाकर हमारी इमेज जो है ये हमारी इमेज हो जाएगी, दिस इज इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो रे डायग्राम पूछना चाह रहा था, ए डैश बी डैश हमारी इमेज हो गई, ए और बी हमारा। ध्यान रहे जब भी आप इस तरह के रे डायग्राम बनाएंगे आपको एक बात ध्यान रखनी है, पहली चीज़ तो आप ऑब्जेक्ट और इमेज को स्पेसिफाई करें। रे आने वाली रे और जाने वाली रे को एरो ज़रूर बनाएं, बिना एरो के लाइट रे आप नहीं दिखाएंगे, है ना। छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है बच्चों। चलिए आगे बढ़ें। स्टेट 1 यूज़ ऑफ मिरर। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आप इस मिरर को कहाँ यूज़ कर सकते हो, यानी कि आपको ये सिचुएशन बतानी है जहाँ पर ये मिरर यूज़ होता है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यार रोहित जो सिचुएशन यूज़ करना चाह रहा है वो कहाँ यूज़ होती है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो भाई साहब डेंटिस्ट, ठीक है, जो डेंटिस्ट होते हैं हमारे, यूजेस कॉनकेव मिरर टू सी कैविटी। कैविटी को देखने के लिए डेंटिस्ट इसी को यूज़ करता है भाई साहब, और वो इसी सिचुएशन पे यूज़ करता है, यानी कि रोहित और कुछ नहीं डेंटिस्ट है, ठीक है, या वो डेंटिस्ट बनने की प्रैक्टिस कर रहा है। समझ में आई बात। तो डेंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन को दांतों में कैविटी देखने के लिए। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 3 मार्क्स में था सर, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े। तो ये डेंटिस्ट यूज़ करता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आपका कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था। रियल में बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, मज़ा आ जाएंगे अगर आप सीरियसली करो तो इसे। A student fix a white sheet of paper on a drawing board. He places a bar magnet in the center and sprinkles some iron fillings uniformly around the bar magnet. Then he taps gently and observe that the iron fillings arrange themselves in a certain pattern. अब आपसे पूछा गया है, पैराग्राफ हो गया भाई साहब, why do iron fillings arrange themselves in particular pattern? क्यों अरेंज कर लिया उसने? Because, अभी बिकॉज में व्हाट्सअप वाला लिख रहा हूँ है ना, बुरा ना मानो होली है। बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। ये किस वजह से हुआ, उसने क्यों अरेंज कर लिया? क्योंकि उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड था। तो आपको आंसर लिखना होगा यहाँ पे, आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन अ पर्टिकुलर पैटर्न बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। हालांकि बेटों बच्चों मैं इसकी PDF भी आपको एक प्रोवाइड करूंगा जिसमें मैं हैंड रिटन सॉल्यूशंस आपको इनके प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपको ये चीज़ याद रहे कि मुझे कितना लिखना है किस क्वेश्चन में। सब लेकर आऊँगा आपके लिए वक्त के साथ, धीरे धीरे, है ना। चीज़ें टाइम लेती है ना, अच्छी चीज़ें टाइम लेती है बच्चों। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिजिकल क्वांटिटी इज इंडिकेटेड बाय द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इंडिकेट कर रही है वो? अभी बोला अपन ने, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को डिनोट कर रही है या इंडिकेट कर रही है। जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा
वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ज़्यादा, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम वहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कम। क्या बोलते हो? ओके, यही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, आपके नोट्स में अवेलेबल भी होगा, पढ़ा भी होगा आपने। टू प्रॉपर्टीज। पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जाएगी आउटसाइड। इनसाइड मैग्नेट इट विल मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज लूप, प्रॉपर्टी नंबर 1। इट विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, प्रॉपर्टी नंबर 2। तो एक तो ये क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती हैं और कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि क्रॉस करेंगे तो एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़े, हमें 2 प्रॉपर्टी लिखनी थी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपास नीडल इज प्लेस नियर अ करंट कैरिंग वायर। स्टेट योर ऑब्जर्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड गिव द रीजंस इन द सेम क्वेश्चन, मतलब सेम केस। चलिए हमसे पूछा है कि अगर हमारे पास एक कंपास को रखा गया है करंट कैरिंग वायर के पास, ध्यान रखना ये करंट कैरिंग वायर, इसके पास ये हमने कंपास को रख दिया। अब वो कहना चाह रहा है इसमें करंट फ्लो हो रही है। यदि करंट को इंक्रीज करूं तो कंपास में क्या चेंज आएगा भैया? इसमें डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा ना। करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, तो कंपास में डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं डिफ्लेक्शन इन कंपास विल ऑल्सो इंक्रीजेस व्हेन वी इंक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, चलिए कंपास नीडल इज डिस्प्लेस्ड अवे। अच्छा, कंपास नीडल को दूर ले जाओगे तो डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो डिफ्लेक्शन भी कम होगा। तो व्हेन वी डिस्प्लेस्ड कंपास नीडल away from the wire then deflection will decrease because of magnetic field decrease। क्लियर? तो हमें ये ऑब्जर्वेशन लिखना था, रीजन लिखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब न्यूमेरिकल वाला सेक्शन आ गया भाई साहब। अब ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगा मुझे इस पूरे सैम्पल पेपर में। सबसे प्यारा क्वेश्चन अगर कोई था बच्चों तो यही था, और इस क्वेश्चन को अगर आपके पेपर में आया तो आई थिंक आप छोड़ते भी सही, पर वाड़िया सर है तो छोड़ने की टेंशन ही नहीं है, वाड़िया सर सब कराएंगे। तो ये क्वेश्चन वाड़िया सर आपके लिए लेकर आए। अच्छा क्वेश्चन, सुनिए, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इसको करेंगे तो आप पक्का कुछ नहीं कुछ तो ऑप्टेमोलॉजिस्ट तो बन ही जाएंगे, चश्मा के डॉक्टर वो तो बन ही जाएंगे, है ना। ये उसी से रिलेटेड है। देखो लेंस की फोकल लेंथ हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। कलर चेंज कर देते हैं अपन, रेड ले लेते हैं। लेंस की फोकल लेंथ हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर और लीस्ट डिस्टेंस दे रखी है विजन की 25 सेंटीमीटर। मतलब एक देवाश्री करके एक बच्ची है या बालिका है, वो अपनी लैब में मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर रही है। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब कौन सा ग्लास हो गया बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस। तो मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, कॉन्वेक्स है इसीलिए मैंने प्लस में लिया है, ये ध्यान रखना। देवाश्री है, उसकी लीस्ट डिस्टेंस है, मतलब वो 25 सेंटीमीटर से आगे का नहीं देख सकती, 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकती है वो। तो उसके लिए जो v की वैल्यू है वो हमारे को कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है, ये भी हमें प्लस में दिया हुआ है। तो 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकती है, ये उसकी कंडीशन है बेचारी की। ये हमारी भी है, ऐसी बात नहीं है, हम भी, हमारे जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन है, मतलब हालांकि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन हमारे लिए इनफाइनाइट होती है, पर देवाश्री के चश्मा लगा हुआ है तो वो 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकती है। हमसे पूछा है मैग्नीफिकेशन कितना ऑब्टेन होगा, तो उसके लिए हमें पहले यू निकालना पड़ेगा, हाँ के ना। तो यू निकालते हैं बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है हमारे पास। तो लेंस फॉर्मूला जब आप यहाँ पे यूज करोगे तो 1/u मेरे पास आ जाएगा 1/v माइनस 1/f। तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 25
और f की वैल्यू हो जाएगी 5। एलसीएम लोगे 25 आएगा, ये मेरा 5 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 1 हो गया। अच्छा एक्चुअली यहाँ पर आपको ठीक है और कोई दिक्कत, इसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपना माइनस में आएगा, तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, ठीक है। तो ये u जो है मेरे पास ये कितना आ जाएगा 25/6 सेंटीमीटर आएगा नेगेटिव में। u मेरे पास आ गया। अब मैग्नीफिकेशन हमारे पास होता है v/u। तो v की वैल्यू कितनी 25 माइनस में u की वैल्यू कितनी 25/6, तो मैग्नीफिकेशन हमारा आ जाएगा 6। तो हमसे पूछा था मैग्नीफिकेशन कितना ऑब्टेन होगा, तो उसको जो मैग्नीफिकेशन दिखाई देगा वो +6 का दिखाई देगा। क्लियर है बात, पक्की बात है, ओके क्लियर है ना। पहले हमने u निकाला है, फिर उसके हमने मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाला है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इसी का सेकंड पोर्शन। ऊपर का पैराग्राफ सेम है, सिर्फ इसका बी पार्ट है ये। शी कीप्स अ बुक एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हर आइज and tries to read but she is unable to read. What is the reason? अच्छा वो 10 सेंटीमीटर पे उसको रखा हुआ है उसने बुक को, पर वो नहीं पढ़ पा रही। रीज़न क्या है? बिकॉज वो 25 सेंटीमीटर तक देख सकती है, 25 से कम उसको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसका लीस्ट डिवीजन ही 25 सेंटीमीटर है। दैट्स वाई वो 10 सेंटीमीटर पे बुक को नहीं पढ़ पा रही थी। तो इसका रीज़न ये होगा वो क्यों नहीं पढ़ पा रही, क्योंकि उसका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन जो है वो 25 है, ठीक है। और वो 10 पे रख के पढ़ रही है तो नहीं पढ़ने में आएगा, आंखों में प्रॉब्लम है बेचारे के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। रवि कैप्ट्स अ बुक एट अ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईज ऑफ हिज फ्रेंड हरी। हरी इज नॉट एबल टू रीड दो। सेम प्रॉब्लम हरी के साथ भी हो सकती है भैया, हरी नहीं पढ़ पा रहा तो हरी के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि उसकी लीस्ट डिस्टेंस भी 25 होनी चाहिए, तभी वो 10 सेंटीमीटर का नहीं देख पा रहा। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ गया, थोड़ा जल्दी करते हैं इसको, है ना। हमसे पूछा गया द डायग्राम अबव इज अ सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ हाउस होल्ड सर्किट। द हाउस शोन इन द अबव हैज़ 5 यूजेबल स्पेस वेयर इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस आर मेड। फॉर दिस हाउस द मेन हैव 240 वोल्ट। ध्यान रहे वोल्टेज हमें 240 वोल्ट दी हुई है और करंट हमें 22 एम्पियर दी हुई है। अच्छा पहला पूछा गया है कौन सा मोड ऑफ कनेक्शन यूज़ किया गया है, तो घर में हम कौन सा कनेक्शन यूज़ करते हैं? पैरेलल कनेक्शन। घर में कौन सा कनेक्शन यूज़ होता है? पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो पूछा है कौन सा कनेक्शन यूज़ किया गया है भाई, तो पैरेलल कनेक्शन यूज़ किया गया है भाई। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमसे कहा गया है कि भाई साहब देखो यहाँ पर हमारे पास 5 और 4 स्पेस, यानी कि 5 और 4 स्पेस का रेजिस्टेंस सेम है, तो इसका रेजिस्टेंस मैं R ले लेता हूँ, इसका भी R ले लेता हूँ, ठीक है। आगे हमसे कहा गया है 3 और 2 का, तो 3 का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास दिया हुआ है 20 ओम, और 2 का जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 ओम। क्लियर है। आगे हमसे पूछा गया है स्पेस 1 हैज़ अ रेजिस्टेंस डबल ऑफ स्पेस 5। स्पेस 5 का R है तो इसका रेजिस्टेंस 2R होगा। क्लियर। हमसे पूछा है व्हाट इज़ द नेट रेजिस्टेंस ऑफ 5, यानी कि हमें 5 का रेजिस्टेंस पूछा है, तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि जो हमारा नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा ऑफ स्पेस 5, पाँचों स्पेस का नेट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट मेरे पास हो जाएगा 1/1 का 2R है, फिर 1/30 है, फिर 1/20 है, और फिर 1/R है, और फिर ये 1/R है। तो ये 1/R क्या बन गया मेरा 2/R बन गया, तो 2/R प्लस 1/2R, और ये मेरे पास कितना बन जाएगा, एलसीएम इनका 60 आएगा दोनों का, 30-20 का, तो ये मेरा बन जाएगा 2 + 3 यानी कि 5, ठीक है। 30 से 60 2 टाइम कटेगा, 20 से 30 3 टाइम कटेगा, तो 5 आएगा ये। तो
तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आई, सॉल्व करके फाइनली अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं निकालूँ यहाँ पे, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये मेरे पास 2r मेरा एलसीएम आ जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 4 + 1 + 5/60। तो यहाँ से हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो 60 × 2 यानी कि 60r आप एलसीएम ले लो। 60r से ये कटेगा मेरे पास कितने टाइम, r से r कट जाएगा, 2 से 60 कटेगा कितना, 30 टाइम। तो 30 + 5 × 5, तो ये मेरा हो जाएगा 150। और यहाँ पर वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो कितनी आएगी, r से r कट जाएगा और 60 से 60 कट जाएगा, तो वैल्यू मेरे पास आएगी 2 के करीब। तो 2 × 5 यानी कि 10। तो 1/r इक्विवेलेंट मेरे पास हो जाएगा 160/60r। ठीक है, तो r इक्विवेलेंट मेरे पास आ जाएगा 60/160r। ठीक है, ये हमारे पास r इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, पांचों का नेट जो है वो ये हो जाएगा। कैलकुलेशन थी पैरेलल में है, इसलिए अपन ने इसको पैरेलल में जोड़ा है। क्लियर हो गई बात, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो बनता है यार इतने क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट हमसे पूछा है करंट इन स्पेस आर। तो करंट हमारे पास v हमें दिया हुआ है, i हमें दिया हुआ है। तो करंट हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे स्पेस 3 में पूछा है, तो स्पेस 3 के लिए रेजिस्टेंस हमारे पास कितना दिया हुआ है, 30 ओम। अभी अभी निकाला है अपन ने, 30 ओम दिया हुआ है इसके लिए। तो इसमें करंट निकाल लो, i मेरे पास हो जाएगा v/r। तो v की वैल्यू कितनी है 220, r की वैल्यू कितनी है 30। क्लियर, सॉरी एम्पियर में आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 22/3 एम्पियर ये इसमें करंट हो जाएगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What should be placed between the mains connection and the rest of the house electrical appliances to save them from electrical accidental hike? तो इसके लिए हम या तो फ्यूज़ यूज़ करते हैं या फिर एमसीबी यूज़ करते हैं। यानी कि एक्सीडेंटल हाइक से प्रिवेंट करने के लिए या तो आप फ्यूज़ यूज़ करो या फिर एमसीबी यूज़ करो, जिससे क्या होता है हमारा सर्किट प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है, तो एक तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन आगे। अब इसमें हमें एक, मैं पैराग्राफ नहीं पढ़ता हूँ, सीधा बता देता हूँ कि हमारे पास एक प्रोजेक्टर है, जिसमें ये हमारा प्रोजेक्टर है, यहाँ पर एक लेंस लगा हुआ है जो स्क्रीन पर इमेज प्रोजेक्ट करता है, और यहाँ पर ये अलग अलग स्लाइड्स लगी होती हैं। ये स्लाइड्स इस तरह से लगाई जाती हैं। ठीक है, इन स्लाइड से क्या होता है, इमेज लार्ज बनती है, यानी कि हम मैग्नीफाई करते हैं इमेज को। पूरा पैराग्राफ में नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ लेना आराम से। ठीक है, आगे बढ़ते अपन सीधा क्वेश्चन पे आते हैं इसके। तो इसके क्वेश्चन में पहला हमसे कहा गया है, अब देखो, टू शो हर स्टूडेंट द इमेज ऑफ इंसेक्ट दैट शी इन्वेस्टिगेट द लैब मिस्टर अय्यर। अब ये क्वेश्चन यहाँ से हमारा काम का है। ब्रॉट स्लाइड प्रोजेक्टर, हर स्लाइड प्रोजेक्टर प्रोड्यूस 500 टाइम्स एंड लार्ज इमेज ऑन स्क्रीन 10 मीटर अवे। 10 मीटर डिस्टेंस पे वो इमेज बना रही है और एनलार्ज बना रही है। तो डेटा के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया है कौन सा लेंस यूज़ करना चाहिए। तो भैया स्क्रीन पर इमेज बन रही है, मतलब रियल इमेज बन रही है, और रियल इमेज एक ही लेंस बनाता है, वो है कॉन्वेक्स लेंस। तो कौन सा लेंस यूज़ किया होगा उसने कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया होगा। ठीक है, तो पहले का आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा हमारे पास हो जाएगा v इज़ द सिंबल ऑफ इमेज डिस्टेंस, u इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हमसे पूछा है v और u का साइन क्या होगा। तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि रियल इमेज बन रही है। रियल इमेज के केस में मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होता है, तो u और v का साइन जो है वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पूछा गया, देखो इसमें मैं फोकल लेंथ आपको दी हुई है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ हो जाएगी +20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, u जो है हमें वो दिया हुआ है -21 सेंटीमीटर। हमें पूछा है स्क्रीन कहाँ रखी जाए, यानी कि v की वैल्यू हमसे पूछी है। तो मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला लग जाएगा 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। इससे सॉल्व कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। ये छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे के जाता हूँ, इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है,
और ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, इसी तरह का क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई कीजिए इसको भी। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देके जा रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन अपन फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। या मैं आपको ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क समझो, छोटा सा होमवर्क तो बनता भी है, ईजी क्वेश्चन है वैसे, इसमें रे डायग्राम भी बनेगा, सेम वही चीज़ है, उसी तरह से आपको सोचना है, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, वो मैं जल्द ही लेके आऊँगा, मतलब जल्द ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, इसके सैम्पल पेपर 2 करेंगे। यहाँ तक के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियोस का लिंक मिलता रहे, वीडियोस के बारे में पता लगता रहे। ये जो पेपर्स होंगे वो सारे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे बच्चों। सो कीप वॉचिंग,